एडिशन ऑफ वेक्टर की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर एडिशन, स्केलर एडिशन आपको आता होगा, है ना। सिंपल मैथमेटिक्स है, 3 + 4 इज इक्वल टू व्हाट, 7। ये होता है स्केलर एडिशन, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। लेकिन वेक्टर एडिशन में बच्चों 3 + 4 5 होता है, 3 + 4 -1 होगा, 3 + 4 7 भी होगा, और 3 + 4 + 1 भी होगा। ये डिफरेंस होता है स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले वेक्टर एडिशन की। ठीक है, वेक्टर एडिशन में 3 + 4 के इतने सारे रिजल्ट होते हैं। इसी को बोलते हैं कि जब हम कोई क्वांटिटी को वेक्टर डिसाइड कर लेते हैं तो उस क्वांटिटी के पास एक तो डायरेक्शन होना, साथ में वो वेक्टर रूल को भी फॉलो करना चाहिए। उसमें एक रूल है वेक्टर एडिशन का रूल। ठीक है, अब हम सीखेंगे 2 वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकेंड मेथड है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और थर्ड मेथड है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो इस लॉ में 2 वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम में। If 2 vectors are represented by 2 sides of the parallelogram, then its resultant is given by diagonal of the parallelogram. ठीक है, 2 vectors को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 adjacent sides of the parallelogram के टर्म में। तो ये जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू A plus B, or you can say resultant, magnitude of resultant is equal to resultant of A plus B. ठीक है, 2 vectors are represented by adjacent sides of the parallelogram, then resultant of this vector is given by the diagonal of the parallelogram. ठीक है, passing through the same point, passing through the same point. ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना, उसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अभी हम डिराइव कर लेते हैं a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, a² + b² + 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दी 2 वेक्टर्स। तो ये है थीटा, एंगल बिटवीन दी 2 वेक्टर क्या है, थीटा है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमको एक कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, ए इसको बोलते हैं OPQR एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q ऑन OR, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q ऑन OR। ये हमने यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, अब देखें ये है A, तो ये भी A होगा, ये B है तो ये भी क्या होगा बच्चों, B होगा। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OQM में, OQM from Pythagoras theorem, that is OQ² is equal to OM² plus QM²। OQ that is R²
is equal to OM, we can write OR plus RM. OM is equal to OR plus RM. ठीक है, अब यार R रिपीट हो रहा है तो मैं यहां थोड़ा सी नेम चेंज करके इसको S कर देता हूं, क्योंकि R ही हमारा रिजल्टेंट है, तो यहां पर हम पॉइंट को चेंज करके OS नोट कर लेते हैं. सो OS प्लस SM होल स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर. अब यहां देखिए हमारे पास वैल्यू OS की A है, SM हमारे पास नहीं है, QM हमारे पास नहीं है, तो इसको अभी फिलहाल हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ SM एंड QM. ये आपका ट्रायंगल है, थोड़ा सी मैग्नीफाइड फॉर्म में मैं बना लेता हूं. यह है Q, यह है M, यह है थीटा, यह है S. ये वेक्टर हमारा है B. हमको निकालना है SM, तो हम ले लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो. सो SM इज इक्वल टू B cos थीटा. SM इज इक्वल टू B cos थीटा, एडजेसेंट साइड्स. ठीक है, एंड sin थीटा इज इक्वल टू QM अपॉन B. सो QM इज इक्वल टू B sin थीटा. ठीक है, अब इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं. R स्क्वायर इज इक्वल टू OS दैट इज A. ठीक है, एक बात ध्यान रखें है ना, OS ये साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, एंड साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये याद रखें. ठीक है, OH साइड है, OB साइड है, OQ साइड है, ये सब साइड है पैरेललोग्राम. लेंथ है, और लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा मैग्नीट्यूड के टर्म में रखें. SM इज इक्वल टू B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस QM B sin थीटा होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करें, देन वी गेट R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, यहां देखें B स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1. सो वी गेट ओनली B स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2AB cos थीटा. सो R इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. ठीक है, इसको नोट करें. R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लें इसको. इसके बाद हम केसेस की बात करेंगे. ठीक है, या इंक खत्म हो गई है मेरे पेन की. चलिए 2-3 पेन और निकाल लेता हूं. तो यह रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, सो व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट द सेम पॉइंट, देन वी विल यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ दिस गिवन वेक्टर इज रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट द सेम पॉइंट. अगर एक ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग से आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, दूसरी स्ट्रिंग से कोई अदर पर्सन इधर फोर्स लगा रहा है, तो उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, बिटवीन दी टू फोर्सेस. हमेशा जो इफेक्ट होगा वो कहां होगा, दोनों फोर्स के बीच में जाएगा ब्लॉक. या कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप टू फोर्सेस एट अ टाइम अप्लाई करते हैं, तो उस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उस वेक्टर्स का जो इफेक्ट होगा, वो बिटवीन दी फोर्सेस होगा. ठीक है, ठीक. अब यहां केसेस की हम बात करते हैं. if theta is equal to 0 degree, what does it mean? It means two vectors act at the same point and the direction of this vectors are also same. ठीक है, both are in the same direction, both vectors are in same direction,
तो ये देखिए थीटा कब जीरो होगा, जब ये बी किसके लाइन में आ जाए, ये बी किसकी लाइन में आ जाए, ए की लाइन में आ जाए। मतलब अगर आप इस पॉइंट पे एक फोर्स लगाते हैं 5 न्यूटन की और सेकेंड फोर्स अप्लाई करते हैं 3 न्यूटन की, सो इफेक्ट ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट दैट इज 5 + 3 = 8। फील आता है? इस पॉइंट पे, इस ब्लॉक पे, सपोज ये एक ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लगाते हैं 5 न्यूटन की और इसी डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं आप 3 न्यूटन की, सो टोटल फोर्स जो हो जाएगी वो होगी 5 + 3 = 8, है ना। तो यहां पर देखते हैं रिजल्ट हम, थीटा 0 हो गया तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू √(a² + b² + 2ab cos 0 is equal to 1, so √(a + b whole², so r is equal to a + b। ये होगी बच्चों मैक्सिमम फोर्स आर मैक्स। सो आर मैक्स के लिए कंडीशन क्या है, थीटा क्या होना चाहिए, 0। So when theta should be 0, we will get maximum force, that is A plus B. If theta is equal to 180, it means both vectors are opposite to each other. ठीक है, अगर आपने 5 न्यूटन इधर अप्लाई की और इस ब्लॉक पे 3 न्यूटन इधर अप्लाई हुई है, सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक जो होगा वो +5 - 3 दैट इज +2। ओके, सो R is equal to √(a² + b² + 2ab cos 180, and cos 180 is equal to -1, so a² + b² - 2ab, and we can write a minus b whole² and r minima, that is a minus b, most important। तो मिनिमम रिजल्ट कब आ रहा है, जब थीटा कितना हो 180, मैक्सिमम जब 0। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एक फोर्स इधर है, एक वेक्टर इधर एक्ट हो रहा है और दूसरा परपेंडिकुलर पे, है ना। फोर्स से अच्छा फील आता है, इसलिए बार बार मैं वेक्टर क्वांटिटी फोर्स सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, एक वेक्टर इधर है, दूसरा परपेंडिकुलर है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा √(a² + b², बिकॉज cos 90 is equal to 0। तो ये रिजल्टेंट होगा a² + b²। ठीक है, तो इसको नोट कर लें जल्दी से। चलिए, तो ये 3 केसेस थे बहुत इंपॉर्टेंट। थीटा 90 वाला थोड़ा इफेक्ट आप देखें, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, when theta is equal to 90, then r is equal to √(a² + b²। It means if vector a is equal to 2i + 3j, then magnitude of a is given by √(2² + 3², that is √13। Is it clear? Because i क्या रिप्रेजेंट करता है, i रिप्रेजेंट करता है x डायरेक्शन को, j क्या रिप्रेजेंट करता है, J रिप्रेजेंट करता है y डायरेक्शन को, एन एंगल बिटवीन x एंड y that is 90, so we will get magnitude of given vector is √13, √(a² + b²। if vector a is equal to I + 3j - 4k, so we get magnitude of vector a is equal to √(1² + 3² + -4²। Okay, because I, J, K are mutually perpendicular to each other। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताते हैं, इफ two vectors having equal magnitude act at a point and angle between the vector is theta। ठीक है, if two vectors having equal magnitude, vector a is equal to vector b is equal to a, ठीक है, and angle between the vector is theta। ठीक है, इसको जरा देखें, यह है वेक्टर a, यह है वेक्टर b, और एंगल क्या है, थीटा है।
So resultant of this vector is given by root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Root of magnitude of both vectors are equal, so we can write a square plus 2a square, a into a multiplied by cos theta, and root of 2a square plus 2a square cos theta. ठीक है, अब यहां देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहां कॉमन क्या आ रहा है, यहां कॉमन क्या आ रहा है, 2a स्क्वायर कॉमन हो गया बच्चों, तो यह आ गया 1 प्लस कॉस थीटा रूट ऑफ 2a स्क्वायर. 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो याद रखें 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. याद रखें बच्चों, फिजिक्स में मैथ्स के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज यूज होते हैं जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा. एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. तो दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है डेरिवेशन में, तो इसको लर्न कर लें आप अभी फिलहाल. तो जब बेसिक मैथ्स की क्लास होगी तो और भी कई फॉर्मूले आपको नोट कराए जाएंगे. ठीक है, अब यहां देखिए क्या क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन, a कॉमन, cos कॉमन, सो cos थीटा बाय 2. ये आ गया रिजल्टेंट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट मिला है आपको. ठीक है, इफ 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है, इज गिवन बाय 2a cos थीटा बाय 2. तो ये फॉर्मूला लर्न कर लें आप. अच्छा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू a, देन व्हाट हैपन. अगर r भी a है, अगर r भी a है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, है ना. तो इस सिचुएशन में हम अभी बात करते हैं, इसको फिलहाल आप नोट कर लें. ठीक है, इफ 2 वेक्टर्स are equal in magnitude and act at a point making angle theta, then its resultant is given by 2a cos theta by 2. ठीक है, चलिए अब कंडीशन लगाते हैं यहां पर. अब कंडीशन लगाते हैं यहां पर. इफ थीटा इज इक्वल टू मैं क्या बोल रहा था, इफ रिजल्टेंट इज ऑल्सो इक्वल टू a. ठीक है, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाय 2. इफ रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू a, then what is the angle between these 2 vectors? a cancel, so 1 by 2 is equal to cos theta by 2. 1 by 2 that is cos, इसकी वैल्यू होती है 1 by 2 cos में 60 की. ठीक है, cos theta by 2, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 60, सो थीटा इज इक्वल टू 120. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है बच्चों. अब इसका कंक्लूजन में आइए. अगर 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के एक पॉइंट पे एक्ट करते हैं और उनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ध्यान से सुनेंगे. इफ 2 वेक्टर्स एक्ट एट दिस सेम पॉइंट एंड एंगल बिटवीन दिस 2 वेक्टर इज 120 डिग्री, then its resultant is also equal to the magnitude of the given vector. अगर 2 वेक्टर एक पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड के और उनके बीच अगर एंगल 120 डिग्री है बच्चों, 120 डिग्री है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, जो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट होगा, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा. ठीक है,
कुछ नहीं सोचना है आपको। अगर एक पॉइंट है, यहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है 5 न्यूटन और सेकेंड फोर्स अप्लाई हो रही है 5 न्यूटन एंड एंगल बिटवीन द फोर्सेस है 120, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा बताइए। तो इसका रिजल्टेंट भी कितना होगा, 5 न्यूटन। टू वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के एक पॉइंट पे 120 डिग्री पे एक्ट हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट लाइन सुनिए, अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट का वेक्टर से एंगल इक्वल होगा। इट मींस रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बाइसेक्ट द एंगल। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बाइसेक्ट द एंगल। ठीक है। टू वेक्टर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो एंगल बिटवीन द वेक्टर को बाइसेक्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। ठीक है। अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं बच्चों, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो जो रिजल्टेंट है वो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है। तो पेपर में अगर इक्वल मैग्नीट्यूड्स आता है आपका, तो सीधा टिक करना है आपको बाइसेक्टर पे। ठीक है। रिजल्टेंट बाइसेक्ट द एंगल। ठीक है। फिर से इसको फिल कराते हैं आपको। ये नोट हो गया, ये फॉर्मूला याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये चीजें बहुत ध्यान से समझ लें। एंगल बिटवीन द वेक्टर 120 है, एंगल बिटवीन द वेक्टर 120 है, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अगर रिजल्टेंट इक्वल है तो एंगल कितना होगा, 120 होगा। ठीक है। तो इसको रफ करते हैं। छोटी छोटी चीजें इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है। चलिए देखिए, फिर से आते हैं हम। ये एंगल था हमारा, ये मैग्नीट्यूड था A, ये था B, ये था R, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ R की। कि भाई ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहां है, भाई रिजल्टेंट किधर है, ये हमको बताना है। तो हम किसके रिस्पेक्ट में बताना है, तो हम ए के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, ए के। कि भाई रिजल्टेंट जो है वो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 30 डिग्री पे है। तो कभी भी हम डायरेक्शन बताते हैं ना, तो हमको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना पड़ता है, एक एक्सिस हमको डिसाइड करना पड़ता है कि भाई आप इस एक्सिस से कितना ऊपर चले जाएं 30, आप इस एक्सिस के कितना नीचे आ जाएं 60। ठीक है। तो या तो आप ऊपर ए ले ले या नीचे वाला ले ले, यानी बी ले ले या फिर क्या ले ले, ए। तो ऐसा ट्रेंड है कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही प्रीफर करते हैं। तो हमने इससे कितना लिया, अल्फा। हम बोल रहे हैं भाई ये अल्फा ऊपर है। ठीक है। तो हम डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ए, तो डायरेक्शन ऑफ ए डायरेक्शन देता है 10 बच्चों। कौन देता है डायरेक्शन, 10। सो 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारा डायग्राम देखें तो यहां पर S था, यहां पर Q था, यहां पर M था, ये था कितना 90। तो इस ट्रेंगल पे इन ट्रेंगल OQM, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रेंगल है ना, ट्रिग्नोमेट्री कहां अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रेंगल पे। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर QM अपॉन बेस, दैट इज OM। QM अभी रहने दे, OM को हम लिख सकते हैं OS प्लस SM इज इक्वल टू 10 अल्फा। सो 10 अल्फा इज इक्वल टू QM कितना है, QM कितना आया था हमारा, B साइन थीटा। OS है A प्लस SM हमारा आया था B कॉस थीटा। ये होता है डायरेक्शन ऑफ R। ये क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ R।
दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मैं फिर से वही बात करता हूं कि भाई ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है जिसका मैग्नीट्यूड a है, ठीक है, तो रिजल्टेंट, और ये एक्ट हो रहे कितने डिग्री पे? 120 डिग्री पे। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एक्ट एट एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? तो बच्चों इसका रिजल्टेंट होगा a, इसका रिजल्टेंट भी कितना होगा? a, और इसका अल्फा कितना होगा? तो याद रखें अल्फा होगा कितना? 60। अगर टू इक्वल वेक्टर्स इक्वल हैं तो रिजल्टेंट एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देखें अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो जो भी एंगल हो बिटवीन द वेक्टर, रिजल्टेंट उसको क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। बहुत सिंपल है। और अगर रिजल्टेंट भी इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, ठीक है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना होगा? 120 होगा। अगर टू वेक्टर्स 120 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल वेक्टर। ठीक है, तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अभी तो इक्वल की बात हो गई, तो इक्वल में हमको समझ में आ गया कि रिजल्टेंट क्या कर रहा है? एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी से ग्रेटर है तो रिजल्टेंट किधर होगा बच्चों? तो ध्यान रखें, इधर बहुत ध्यान से समझें। ये वेक्टर बी था, ठीक है, या इसको ऐसा बना ले, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, और रिजल्टेंट ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? ग्रेटर है। मतलब ये फोर्स है 100 न्यूटन, ये है 20 न्यूटन। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस ऑब्जेक्ट पे टू फोर्सेस एक्ट हो रही है, ये है 100 न्यूटन, ये है 20 न्यूटन। तो ये ब्लॉक किधर डिस्प्लेस होगा? तो होगा तो दोनों के बीच में। रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर्स के कहां मिलने वाला है? बीच में मिलने वाला है, बिटवीन द वेक्टर मिलने वाला है। लेकिन उसका जो इंक्लाइनेशन होगा वो ए की तरफ ज्यादा होगा, मतलब रिजल्टेंट ए की तरफ डिस्प्लेस होगा। तो ये एंगल जो अल्फा है, ये बीटा है, सो अल्फा इज लेस देन बीटा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन अल्फा इज लेस देन बीटा। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा? स्मॉलर होगा, बीटा क्या होगा? ग्रेटर होगा। रिजल्टेंट किसके तरफ होगा? रिजल्टेंट ग्रेटर मैग्नीट्यूड की तरफ होगा। ठीक है, अब टू वेक्टर्स हैं, ठीक है, और अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स कैसे हैं? अनइक्वल मैग्नीट्यूड के। तो उसके रिजल्टेंट को जीरो करने के लिए हमको मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर होना। कितने होना? 3 कोप्लेनर वेक्टर इफ वेक्टर्स आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना। अगर वेक्टर्स अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अगर वेक्टर्स अनइक्वल मैग्नीट्यूड के, मतलब ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, यहां पर एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, ये फोर्स है 4 न्यूटन की, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा? दोनों के बीच में। ठीक है, अब फोर्स को हमको जीरो करना है। सपोज एक पॉइंट है, इस पे हमने फोर्स अप्लाई की अनइक्वल मैग्नीट्यूड की, कितनी? 2 फोर्सेस अप्लाई की है, 2 फोर्सेस अप्लाई की है अनइक्वल मैग्नीट्यूड की, तो इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट होगा, कुछ ना कुछ तो इसका रिजल्टेंट होगा। अगर हमको नेट फोर्स को जीरो करना है तो इस रिजल्टेंट के अपोजिट हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज इसका रिजल्टेंट जो है वो 1 न्यूटन है, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में कितनी अप्लाई करना पड़ेगा? 1 न्यूटन। तो आपको मिनिमम कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है नेट फोर्स जीरो करने के लिए? कितनी? 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो इफ वेक्टर्स आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो मिनिमम 3 coplanar vectors are required to get minimum force, that is zero force.
ठीक है, ठीक है। अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं वेक्टर्स के तो हमको मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स होना रिजल्टेंट को 0 करने के लिए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये बात हुई किसकी? कोप्लेनर की, डिफरेंट सिचुएशन की। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ये कौन सा लॉ था? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल कुछ नहीं है, सेम ऐसा ही डेरिवेशन है, सेम रिजल्ट है, कंडीशन थोड़ी सी चेंज है। तो कंडीशन क्या चेंज है? तो उसमें भी वेक्टर्स जो होंगे वो 2 वेक्टर्स एक्ट होंगे। उन वेक्टर्स को हम एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल में लेंगे। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, तो 2 साइड्स में हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे और जो उसका रिजल्टेंट होगा वो कौन देगी? थर्ड साइड देगी। क्लोजिंग साइड जो होगी वो उसका रिजल्टेंट देगी। ठीक है, डेरिवेशन सेम है, रिजल्ट सेम है, डायरेक्शन सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट चेंज होगी। इफ 2 वेक्टर्स आर गिवन बाय 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर, then the resultant of these 2 vectors is given by the closing side but in opposite order, but in opposite order। ठीक है, तो देखिए इसको अच्छे से समझा देते हैं। ये 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। ट्रायंगल लॉ में क्या होगा कि वेक्टर्स जो होगी ना, 2 वेक्टर्स को हम एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करेंगे सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर क्या होता है कि इसका टेल, इसका हेड, ये फर्स्ट वेक्टर, जहां इसका हेड है वहां सेकंड वेक्टर का क्या आने वाला है? टेल, और ये क्या हो गया बच्चों? हेड। इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसको? सेम ऑर्डर। तो जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड में, इसको बोलेंगे क्लोजिंग साइड, जो इस ट्रायंगल को क्लोज कर देगी। तो थर्ड वेक्टर जो होगा वो क्लोजिंग साइड होगा बट इन अपोजिट ऑर्डर। बट इन अपोजिट ऑर्डर मतलब ये टेल, ये हेड, ये टेल, ये हेड, ये टेल, ये हेड, ये सेम ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये सेम ऑर्डर हो गया। हमको करना है अपोजिट ऑर्डर, मतलब ये वाला ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इस पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।